यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं जिनके लेखक हैं शरद जोशी जी। ठीक है, तो शरद जोशी जी ने एक नया चैप्टर हमारे सामने लेकर आए हैं और उस चैप्टर का नाम है, उस पार्ट का नाम है कि अतिथि तुम कब जाओगे। देखिए, आज तक हम लोगों ने जाना था कि अतिथि देवो भव, अतिथि को यानी जो हमारे घर में मेहमान आते थे उसको भगवान के स्वरूप हम मानते थे। लेकिन अब ये नए चैप्टर में जो आया है, जो हमें पढ़ने को मिलेगा कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो देखिए, शरद जोशी जी क्यों ऐसा कहते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा शरद जोशी के बारे में जान लेते हैं कि ये हैं कौन। देखिए, शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 21 मई 1931 को हुआ था। इनका बचपन शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी करते रहे, फिर इन्होंने इनकी आजीविका के रूप में अपना नाम लेखक के रूप में लिया। इन्होंने आरंभिक में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर इस तरह के व्यंग लिखते गए। ठीक है, तो ऐसे हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक, और किस वर्ष में हुआ था। आइए अब थोड़ा सा हम कहानी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको ये शीर्षक दिख रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे, है ना भाई। अब देखो, अब सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा लेखक ने क्यों लिखा था। हमने तो अपने दादी नाना नानी की कहानियों में ये सुना था कि अतिथि भगवान के स्वरूप होता है, यानी अतिथि देवो भव होता है। लेकिन देखिए, आइए अब जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। आज तुम्हारे आगमन के, देखिए लेखक क्या कह रहा है। लेखक जो है वो जो उनके घर में जो मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, उनको लेकर के कह रहा है कि देखिए, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यानी चौथे दिन पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे। लेखक जो है अतिथि को एक माध्यम बना करके कहते हैं कि अभी तक तो अच्छा लग रहा था, लेकिन आज आपके आगमन का यानी आज आपको आए हुए 4 दिन हो गए और मेरे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न बार बार घुमड़ रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो देखिए बच्चों, क्या कहते हैं, क्यों इस तरह से तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। वो अतिथि से कहते हैं कि तुम जहाँ पर बैठ करके बिना किसी संकोच के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उससे ठीक सामने क्या है, कैलेंडर है। वो व्यंग मारते हैं क्योंकि वो एक व्यंग्यात्मक कवि लेखक थे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तुम बैठे निसंकोच बिना किसी संकोच के सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, वह उसी के उसके ठीक सामने कैलेंडर भी है। देख रहे हो ना। वो अतिथि से कह रहे हैं कि देख रहे हो कि नहीं भाई। अब हम किसी से स्पष्ट जब कोई बातें नहीं कह पाते हैं तो व्यंग स्वरूप ही कहते हैं। तो उसी तरह से लेखक भी व्यंग के रूप में कह रहा है कि देख रहे हो कि नहीं महाशय, आपके सामने ही एक कैलेंडर भी टंगा हुआ है। इसकी तारीख अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती है। कह रहे हैं कि ये जो तारीख है कैलेंडर में, रोज़ की जो तारीख बदल रही है, वो अपनी नम्रता से यानी अपने संस्कारों से फड़फड़ा रही है और तुम्हें उस बारे में अवगत नहीं करा रही है। लेकिन आप तो देख रहे हो, विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि अब पिछले 2 दिन से मैं आपको दिखा दिखा करके इसकी तारीखें बदलते हो। तुम जानते हो ना, अगर हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तो तुम्हारे सतित आदित्य का चौथा दिन है। वो कहते हैं लेखक अतिथि से, अगर तुम्हें डेट गिनने आती है यानी हिसाब लगाने आता है तो ज़रूर आता होगा कि आपके आगमन का ये चौथा दिन है और तुम्हारे आतिथ्य का यानी जब से आप आए हो आपके सत्कार में मेरा ये चौथा दिन है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना ही प्रतीत नहीं होती है। लेखक देखिए कह रहे हैं, अब क्या करे वो भाई। तो लेखक कह रहा है कि लेकिन आपके जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है यानी मालूम नहीं होती है। लाखों मील लंबी यात्रा करके वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुकते हो। देखिए क्या व्यंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा की दूरी तय करके एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुकते हैं जितने समय एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर में आए हो। देखिए जाहिर सी बात है, हम किसी के घर जाते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन किसी जैसे अगर मध्यम श्रेणी के लोग जो हैं उनमें आतिथ्य सत्कार करने की जो कुवत होती है, वो अपने संस्कारों के हिसाब से अगर किसी का आतिथ्य करते हैं तो 1 से 2 दिन, है ना, क्योंकि उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं। अब मान लीजिए जैसे एक दिन आप गए और आपको खूब बढ़िया व्यंजन खिला दिया, दूसरे दिन से उनकी जेब ढीली होने लगी, टाइट होने लगी। मेरे कहने का अर्थात ये है कि
एक दिन तो हम आपकी आतिथ्य भगवान के स्वरूप कर लें, लेकिन अगर जब आप कई दिनों तक रुक जाओगे तो उस तरह का आतिथ्य नहीं हो सकेगा, आपके आतिथ्य में कमी हो जाएगी, यानी जो मेरी छुपी हुई दशा है वो आपके सामने आ जाएगी। इसीलिए लेखक इस तरह की बात करता है। कर चुके, तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली है। देखिए, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने मेरे अंतरंग से, यानी मेरे अंदर भाव में क्या है, मैं किस स्थिति में हूँ, आपने उसको जान लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं को, यानी मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, तुमने यह भी देख ली है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खो चुके हो। मिट्टी खोजन मतलब आपके सामने मेरी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है, अब तुम लौट जाओ, अब इससे अधिक ना हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि अब तुम लौट जाओ, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय आ गया, यानी हाई टाइम है। अब इससे अधिक ना आतिथ्य मेरा मुझसे हो पाएगा आपका, और ना ही आपको मैं वो सम्मान दे। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? जैसे हम कहते हैं ना, क्या तुमको तुम्हारी ज़मीर गवारा नहीं देती? क्या तुम्हारी ज़मीर तुम्हें आगाह नहीं करती? यानी तुम्हारे जो संस्कार है, जो तुम्हारी मन स्थिति है, तो लेखक कहता है क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें नहीं पुकारता? क्या तुम्हें इतनी अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है कि अब इस व्यक्ति जो अपना किसी तरह से 2-3 दिनों से अपने स्थिति को बचाए रखा था, अपने जो उसकी स्थिति थी, जो था उसको वो बचाए रखा था, अब वो हमारे सामने खुल जाएगी, क्या तुम्हें उसकी इज्जत की नहीं पड़ी है? उस दिन जब तुम आए थे तो मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। लेखक कह रहा था कि उस दिन जब तुम आए थे, यानी जिस दिन आपके आने का पहला दिवस था, तो मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। तो मेरे मन में यह आशंका उठ गई थी, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया था। बटुआ काँप जाने का अर्थ ये है कि मतलब उसकी आर्थिक स्थिति जो थी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं किसी का आतिथ्य बड़े आदर भाव से कई दिनों तक कर सकूं। तो वही कह रहा कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ क्या था, काँप उठा था। बटुआ काँप उठना एक उदाहरण भी है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। उसके बावजूद एक स्नेही भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला। उसके बावजूद भी मेरा बटुआ काँप गया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसी में आपका भी समय है। और मैंने क्या किया, स्नेह भरे प्यार से मैंने तुमको अपने गले लगा लिया, और मेरी पत्नी ने तुम्हें आदर से नमस्ते भी किया था। तुम्हारा सम्मान में ओ अतिथि, कह रहा वो अतिथि, हे अतिथि, तुम्हारा सम्मान, हमने रात के भोजन को एकाएक, जो हमारी स्थिति नहीं थी, फिर भी हमने एकाएक यानी अचानक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं उस तरह का आतिथ्य आपका करूं, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और आपका पहले दिन का डिनर जो था उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तो उसमें तुम्हें स्मरण होगा, उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। मूल मतलब होता है जड़, यानी किसी बात का मेन उद्देश्य। वो कह रहा था कि इस करने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था, आशा था कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहनबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। मुझे ये उम्मीद था, मैं इस उम्मीद के साथ मैं उस उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में आपका रात का डिनर तब्दील कर दिया, और मेरे मन में एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि शायद दूसरे दिन आप किसी एक शानदार मेहनबाजी की छाप, यानी आपके मन में आ जाएगा कि मैं उसके घर गया था, उसने मेरी खूब आलीशान मेहनबाजी की थी, अपने हृदय में लिए तुम चले जाओगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए आगे क्या होता है, हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। लेखक कह रहा है कि मेरे मन में ऐसा विचार था कि हम तुम्हें रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम मानोगे नहीं और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। भाई देखिए, अगर कोई मेहमान आता है तो 1 से 2 दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन स्वतः ही मेहमान को समझ लेना चाहिए कि अब हमारी मेहनबाजी बस हो गई और हमें यहाँ से चलते बनना चाहिए। लेकिन वो मेहमान, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए मेरे घर में ही बने रहे। लेखक कह रहा है, मैं तो सोचा था बस एक दिन में आप चले जाओगे और मैं आपको रोकने की, मतलब
ऊपर के मन से जो कहते हैं ना कि एक मेरी इच्छा थी कि मैं आपको रोकने की का आग्रह करूंगा और आप रुकोगे, लेकिन नहीं, लेकिन आप तो दूसरे दिन भी एक सुलभ मुस्कान, एक आसान सी मुस्कान लिए मेरे घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पीली और प्रसन्न बने रहे स्वागत सत्कार से। जिस उच्च बिंदु को हम तुम्हें ले जा चुके थे, वो कह रहा था कि हमने अपनी परेशानी को किनारे रख करके आपके स्वागत सत्कार को जिस ऊंचाई पर लेकर के, यानी भाई उन्होंने कहा ना पहले कि मध्यम वर्ग के उच्च श्रेणी के डिनर में आपका हमने सत्कार परिवर्तित कर दिया था, तो वो कहा कि आपका जो सत्कार था पहले दिन हम उस ऊंचाई पर ले जा चुके थे कि वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, कि फिर भाई वो वाला सत्कार हम दोबारा नहीं कर सकते थे। मेरे पास इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उस उच्च डिनर को फिर से आपके उच्च लंच में कर सकूं। तो मैंने क्या किया, उससे थोड़ा सा कम किया, बस भोजन के लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमने सत्कार का यह आखिरी छोड़ था। भाई मेरी इतनी ही कुवत थी, मेरी इतनी ही स्थिति थी कि मैं आपका सत्कार इतनी देर तक कर सकूं, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक कहा कि अब उस गरिमा को तो बस हमने एक गरिमा प्रदान कर दी कि भाई इतने अच्छे डिनर के बाद लंच इतना ख़राब नहीं करा सकते, तो हमने बस एक कोशिश की और उससे थोड़ा सा नीचे हम लंच लेकर आए। फिर भी लंच अच्छा ही किया, लेकिन इससे अधिक हम नहीं कर सकते थे। तो तुम्हें तुरंत भावभीनी विदाई के साथ, मैंने सोचा था कि उसके बाद से आप भावभीनी विदाई में किसी को, जब हम किसी को विदा करते हैं तो एक मन विदाई की क्षण जैसा आ जाता है, तो हमने सोचा था कि कुछ ऐसा ही माहौल होगा, कुछ ऐसा ही दृश्य होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। तीसरे दिन की सुबह, देखिए दूसरा दिन भी बीत गया और तीसरा दिन भी आ गया। तीसरे दिन सुबह तुमने जब कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यह आघात अप्रत्याशित था। भाई मैं तो सोचा था कि बस एक दिन, अच्छा चलिए ठीक है 2 दिन, लेकिन अब दूसरे दिन भी नहीं गया, आपने तीसरे दिन की भी प्रोग्राम बना लिया। ये मेरे लिए क्या था, आघात था। मुझे बड़ा ही चोट लगी, दिल में चोट लगी, और इसकी चोट मार्मिक थी जिसको मैं क्या कर सकता, बयां भी नहीं कर सकता था। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच गई, मतलब मैं आपके साथ जो हंसता बोलता था वो एक रबड़ की तरह तन गई। इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। देखिए पाठ का शीर्षक अब यहाँ पर प्रदर्शित करता है अपने अर्थ को, कि क्यों लेखक ने लिखा था कि अतिथि तुम कब जाओगे, जबकि हमने हमेशा पढ़ा था कि अतिथि तो देवता होते हैं। तो देखिए लेखक क्या कह रहा है, पहली बार मुझे यह अनुमान लगा, अनुभव हुआ कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता है, वह मानव थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। भाई मान लीजिए आप हमारे घर आए हैं, या फिर मैं ही आपके घर जा रही हूँ, और मैं आपकी सेवा बस 1 से 2 दिन तक कर सकती हूँ, और आप लगातार जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप तो मेरे लिए एक राक्षस के समान ही हो गए ना, देवता कहाँ से माने गए, ठीक है। और चूँकि लेखक व्यंग्यात्मक थे, इसलिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। देखिए किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। लेखक ने कहा, व्यंग किया कि धोबी के यहाँ क्यों, किसी लॉन्ड्री पे दे देते हैं, कपड़े जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? लेखक ने कहा कि जो मेहमान थे उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री कहाँ है, चलो चलते हैं। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता भी डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी होने लगीं। भाई जब कोई कुछ कह नहीं पाता तो आंखें ही दिखाता है ना, तो एकाएक उनकी पत्नी की आंखें बड़ी होने लगी। देखिए एकाएक पत्नी की, ये क्या है, ये मुहावरा तो नहीं कहेंगे, इसको हम लोकोक्ति कहेंगे। एकाएक आंखें बड़ी हो जाना, एकाएक आंखें बड़ी हो जाने का आशय है कि उनकी पत्नी को अब अचानक गुस्सा आने लगा। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होने लगी तो मन छोटा होने लगा। वे इस आशंका और भय से हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं लेखक।
आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। तो आगे हम चलते हैं लेकर के कि लेखक फिर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी पत्नी की आंखें अचानक से बड़ी होने लगी, यानी उनको गुस्सा आने लगा और आशंका निर्मूल नहीं थी। आशंका निर्मूल नहीं थी। निर्मूल का आशय क्या है? मतलब बेकार ही नहीं थी। आशंका जो हमने जताई थी वो सही थी। अतिथि तुम नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब तुम जा नहीं रहे हो। लॉन्ड्री पर कपड़े धुलकर आ गए हैं। लॉन्ड्री से कपड़े भी धुलकर आ गए। तुम यहीं हो। तुम्हारा भरकम शरीर सलवटे पड़ी जा चुकी है। कहना वो कह रहा है कि तुम्हारे भरकम शरीर से, यानी जो भाई देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि अतिथि का स्वागत नहीं कर रहे हैं, अब हमें उपेक्षा की नज़र से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी भारी भरकम जो शरीर है बड़ी चादरों पर सलवटे हो चुकी हैं और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे पढ़कर अब लुप्त हो गई। कह रहा है कि जब हम तुम्हें देखते थे और तुम्हें देख करके एक मुस्कान आती थी, वो अब क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। बातचीत उछलती हुई, मतलब कुल कहने का आशय ये है कि जब कोई भी मेहमान आकर के हमारे स्थिति का, जब उसके सामने हमारी स्थिति प्रदर्शित होने लगती है तो कहीं ना कहीं हमें अपने बेइज्जती का अनुमान होता है, जो इतने दिनों से हम छुपा करके रखते हैं कि मेरे असल स्थिति को कोई ना जान सके। और जब वो किसी मेहमान के सामने या किसी और के सामने जब वो स्थिति खुलने लगती तो हम क्या होते हैं? बेचैन हो उठते हैं। ठीक है, अब आगे की कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस कहानी को समझिए और कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए। ठीक है, थैंक यू।